हर साल भारत 22 लाख करोड़ रुपए जला देता है पेट्रोल पर, डीजल पर और क्रूड ऑयल पर। और ये जो क्रूड ऑयल है ये आता कहां से? सऊदी अरेबिया से, इराक से, रसिया से। मतलब भारत की एनर्जी की जो नस है वो किसी दूसरे देश के हाथ में है। लेकिन एक आदमी है जो इस पूरे खेल को बदलना चाहता है और वो है नितिन गडकरी। और उनका जो हथियार है वही है इथेनॉल। आज हम बात करेंगे उस फ्यूल की जो गन्ने के खेत में उगती है, किसान का जेब भर देती है और सऊदी अरेबिया जैसे देशों पर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहती है। E5, E10, E85 और E100 ये सिर्फ फ्यूल की कहानी नहीं है, ये आजादी की कहानी है। तो आज हम जानेंगे कि इथेनॉल आया कहां से है, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि इथेनॉल है क्या। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आगे जाने से प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, इससे हमें बहुत सहायता मिलती है ऐसी और वीडियोस बनाने में। तो देखिए, इथेनॉल को हम इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो हजारों सालों से इंसान इसके बारे में जानता है। यही वो चीज है जो बियर में, विस्की में होती है, लेकिन जब ये चीज अलग प्रोसेस से बनती है तो ये फ्यूल बन जाती है। लेकिन ये बात जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये बनता कैसे, क्योंकि मेथड जितना मुश्किल होगा उतना ही ज्यादा लागत लगेगी इसमें। तो देखिए, इथेनॉल बनता है फर्मेंटेशन से। ये प्रोसेस उतना ही पुराना है जितना कि इंसानी सभ्यता। भारत में मुख्यतः दो सोर्सेस से इथेनॉल बनता है। पहला होता है शुगर बेस्ड, गन्ने का रस या फिर मोलासेस, जो कि शुगर फैक्ट्री का बाय प्रोडक्ट है। 1 टन गन्ने में लगभग 70 लीटर इथेनॉल निकल सकता है। और दूसरा प्रोसेस होता है ग्रेन बेस्ड प्रोसेस, यानी मेज, मक्का, ब्रोकन राइस, ज्वार, बाजरा। 1 टन मेज में से करीब 380 से 450 लीटर इथेनॉल निकलता है, यानी शुगर केन से कई ज्यादा। और इसका प्रोसेस क्या होता है ये जानिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो पहला प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का। शुगर्स को यीस्ट के साथ में मिक्स किया जाता है, स्पेसिफिकली सेच्योरामाइसेस सेरेविसाई। ये यीस्ट शुगर को तोड़ती है और इथेनॉल प्लस CO2 प्रोड्यूस करती है। फिर स्टेप 2 डिस्टिलेशन का। इस फर्मेंटेड मिक्सचर को हीट किया जाता है। इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पानी से काफी कम होता है, तो ये पहले इवेपोरेट होता है और फिर कंडेंस होकर अलग हो जाता है। स्टेप 3 डिहाइड्रेशन। फ्यूल के लिए चाहिए एनहाइड्रस इथेनॉल, मतलब बिल्कुल वाटर फ्री। इसके लिए मॉलिक्यूलर सीड्स यूज होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर आता है स्टेप 4 ब्लेंडिंग। ये प्यूरिफाइड इथेनॉल पेट्रोल के साथ मिक्स होकर 5%, 10%, 20% और इससे आगे भी जाता है। सिंपल प्रोसेस है, प्रूवन टेक्नोलॉजी है और रॉ मटेरियल हमारे अपने ही खेत में उगती है। तो देखिए, इसकी फॉर्मूला जो है डिस्कवरी 1796 में हुई थी, जब जर्मन रशियन केमिस्ट जोहान तोबियास लोविट्ज ने प्योर इथेनॉल को पहली बार आइसोलेट किया था। लेकिन फ्यूल के रूप में उसकी असली पहचान हुई थी 1826 में, जब सैमुअल मोरे ने इथेनॉल और टर्पेंटाइन से चलने वाला पहला इंटरनल कंबशन इंजन बनाया था। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है? हेनरी फोर्ड, जिन्होंने दुनिया को पहली मास प्रोड्यूस्ड कार बनाना सिखाया, उनके मॉडल T 1908 में जो थे वो इथेनॉल से चलते थे। फोर्ड खुद कहते थे कि इथेनॉल इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। बट फिर क्या हुआ कि लोग जो है वो पेट्रोल यूज करने लग गए। तो देखिए, 1920s में रॉकफेलर ग्रुप के पास बहुत पैसा था और बहुत पॉलिटिकल कनेक्शन था और उनका ऑयल का कारोबार भी था। वो कभी भी नहीं चाहते कि इथेनॉल आगे बढ़े और उनका तेल का बिजनेस पीछे हो जाए। और यही कारण है कि इथेनॉल उस समय डेवलप नहीं होकर पेट्रोल पे चला गया और अभी तक दुनिया मोस्टली पेट्रोल से ही चल रही है, डीजल से चल रही है। तो हम लोग ये तो समझ गए कि इथेनॉल बनता कैसे है, बट अब ये समझेंगे कि क्या वाकई में इंडिया को इससे फायदा हो भी रहा है या फिर नहीं। हम रेट्स को अब चेक करेंगे कि इस प्रोसेस से बनने पर हमारा जो पेट्रोल का प्राइस है वो कितना होना चाहिए और एक्चुअली में कितना है। क्योंकि गडकरी सर ने तो एक बार ये भी बोल दिया था भाई कि इथेनॉल अगर 100% हो जाएगा तो वो 15 रुपए लीटर में बेचेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, 2014 में भारत में पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग की मात्रा 1.53% थी। सोचिए कि इतना कम था कि लगभग ये कुछ भी नहीं था। 2003 में EBP इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू हुआ था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत धीमी थी। शुगर केन प्राइस डिस्प्यूट्स थे, पॉलिसी कंफ्यूजन, डिस्टिलरी कैपेसिटी की कमी थी, सब कुछ मिलाकर लगभग प्रोग्राम उस समय ठप था। फिर जब नितिन गडकरी आते हैं तब वो ढेर सारा रिफॉर्म करते हैं। उन्होंने एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए। इथेनॉल पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया।
ऑयल कंपनीज को इथेनॉल सप्लायर से डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट की अनुमति दे दी। डिस्टिलरी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लोन्स और सब्सिडीज दिए। फीड स्टॉक एक्सपैंड करने के लिए सिर्फ शुगर केन नहीं, मेज, ब्रोकन राइस, डैमेज्ड ग्रेन का भी उपयोग किया। और रिजल्ट क्या निकला? 2022 में 10% ब्लेंडिंग अचीव हो, वो भी टारगेट से पहले। 2025 से 26 में E20 फ्यूल जो है ये मैंडेटरी हो चुका है, यानी पूरे देश में पेट्रोल में 20% जो है इथेनॉल वो लगभग मान के चलिए मिला हुआ है। अब आइए हम कुछ नंबर्स पे ध्यान देते हैं। तो 2014 से अगस्त 2024 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग ने क्रूड इंपोर्ट में 181 लाख मीट्रिक टन की कमी हुई, जिससे लगभग 1,06,000 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज बचा। CO2 एमिशन में 736 लाख टन की गिरावट हुई। और ये बात जो है गडकरी ने खुद सभा में बताया। किसानों को शुगर केन, मेज और दूसरे रॉ मटेरियल सप्लाई करने के बदले लगभग 40,000 करोड़ रुपए मिले हैं। ये सिर्फ फ्यूल का प्रोग्राम नहीं था, ये एक रूरल इकोनॉमी भी था, रूरल इकोनॉमी का इंजन। बट सबसे बड़ा सवाल जो कि हर आदमी पूछता है वो ये कि यार मेरी जेब पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो आइए समझते हैं। क्रूड ऑयल इंडिया के बाहर खरीदा जाता है डॉलर में इंटरनेशनल मार्केट प्राइस में। जब मिडिल ईस्ट में टेंशन होती है तो तेल महंगा होता है, जब ओपेक कट्स करती है तब तेल महंगा होता है और डॉलर स्ट्रांग होता जाता है और प्राइस और भी ज्यादा महंगा। हम प्राइस टेकर्स हैं, प्राइस मेकर्स नहीं। लेकिन इथेनॉल घर में बनता है, रुपए में हम खरीदते हैं, गवर्नमेंट फिक्स कर देती है पूरी प्राइस को। फिलहाल गवर्नमेंट इथेनॉल की कीमत तय करती है करीब 65 से 71 रुपीस पर लीटर। अगर E20 फ्यूल जो है इंप्लीमेंट हो गया तो पेट्रोल में 20% इथेनॉल होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि कम से कम 10 रुपए का तो बचत बिल्कुल होना ही चाहिए। और बायोफ्यूल ब्लेंडिंग से भारत को 91,000 करोड़ तक की इंपोर्ट सेविंग भी संभव है। E85 पर अगर चल गए, जब 85% इथेनॉल होगा मतलब पेट्रोल मात्र 15% रहेगा। क्रूड ऑयल पे जो डिपेंडेंसी हम लोगों की वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और फिर आखिर में आता है E100 यानी कि प्योर इथेनॉल। तो इंडिया को उस पॉइंट पर लेकर हम जा सकते हैं जब गाड़ी के लिए एक बूंद क्रूड ऑयल नहीं चाहिए। यह प्राइस में कितना बड़ा फर्क लाएगी डायरेक्टली कैलकुलेट करना मुश्किल है, क्योंकि टैक्सेस, मार्जिन और पॉलिसीज बदलती रहती है। लेकिन जो सर्टेन रहता है वो ये कि जितना कम क्रूड इंपोर्ट होगा उतना ही ज्यादा प्राइस जो है वोलेटाइल होगी। आज पेट्रोल का प्राइस इसीलिए ऊपर नीचे होता है क्योंकि हम ग्लोबली डिपेंडेंट है। इथेनॉल उस डिपेंडेंसी को तोड़ता है। तो देखिए, हम लोगों ने इथेनॉल के बारे में तो सब कुछ जान लिया, लेकिन अब हमें ये जानना जरूरी है कि क्या इथेनॉल से क्या गाड़ियां वाकई में चलेगी और कौन गाड़ियां चलेगी। क्या ये गाड़ियों की इंजन को नुकसान पहुंचाएगा, क्या हालत होगा गाड़ी का, तो ये देखते हैं। तो हम लोगों के पास में जो गाड़ियां अभी फिलहाल है वो बिल्कुल आराम से E10 फ्यूल तक आराम से चल जाएगी। E5 फ्यूल, E10 फ्यूल बिल्कुल आराम से चल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो गाड़ी में E20 फ्यूल भी चल सकती है उस गाड़ी में लिखा हुआ रहेगा कि अप टू E20। कुछ कुछ गाड़ियों में ये भी लिखा रहता है कि अप टू E30। तो मतलब ये समझ लीजिए कि उनमें वो जो गाड़ियां हैं उनका जो इंजन है वो थोड़ा सा फ्लेक्सी फ्यूल है कि वो E20 और E30 को सपोर्ट करती है। लेकिन जो बेसिकली काफी पुराने गाड़ियां, जैसे कि मान के चलिए 10 साल पुरानी गाड़ी हो या लगभग 10 साल से 15 साल पुरानी गाड़ी हो, तो वो सब नॉर्मली E10 तक झेल सकती है, लेकिन उससे आगे नहीं झेल पाएगी। और अभी जो नई गाड़ियां जो आ रही है वो E20 से E30 तक झेल सकती है। अगर उससे ज्यादा अगर यदि हम इथेनॉल ब्लेंड करके उसमें डालेंगे टैंक में तो उसका इंजन पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो मेरा ये सजेशन है कि जो E85 फ्यूल आने वाला है, E30 फ्यूल जो आने वाला है, E100 फ्यूल जो आने वाला है, इसको लाने से पहले सारे गाड़ियों को बदलना पड़ेगा और गाड़ियों को कंपैटिबल बनाना पड़ेगा वो फ्यूल एब्जॉर्ब करने के लिए। वरना एक तरफ ये पता चलेगा कि हम अपना इकोनॉमी बढ़ाना चाहते थे तो इकोनॉमी पूरी तरीके से नीचे डूब जाएगी। अभी जो लोग अपना गाड़ी खरीद के ला रहे हैं राइट नाउ, अभी इस समय उनकी गाड़ियों में लिखा है अप टू E20। अब वो बेचारे लोग क्या करेंगे? अब वो तो गाड़ी एक्सचेंज भी अब नहीं कर सकते, और अगर वो भी करेंगे तो उनमें भी उनका लॉस है। और अगर यदि वो जाते हैं फ्यूल डलवाने के लिए, बाद में अगर यदि मैंडेटरी हो गया, अगर यदि E30
फ्यूल मिलने लग गया, तब फिर वो क्या करेंगे। और एक बहुत बड़ा ये भी इशू देखने को मिल रहा है कि गाड़ी में चींटियां लग जा रही हैं और अलग अलग कीड़े मकोड़े लग जा रहे हैं, मधुमक्खी बना रही है। तो ये सब एक मेजर इशू है जिसमें कि रिसर्च करना अभी भी बाकी है। आप लोगों को क्या लगता है इस फ्लेक्सी फ्यूल के बारे में, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।